Hello students, this is Abhishek and today in this video we are going to study about cotton mills come up. In previous video हमने क्या देखा था कि हमारा जो कॉटन इंडियन कॉटन टेक्सटाइल था वो किस तरीके से डिक्लाइन हुआ, ठीक है। उस डिक्लिनेशन में हमने कुछ चीज़ें छोड़ दी थी क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो गया था। उसमें हमने ये बताना था कि जो इंडियन टेक्सटाइल था वो पूरी तरीके से मरा नहीं था अभी भारत में, क्योंकि कुछ ऐसी प्रोडक्शन थी जो इंडिया में होती थी जिसको मशीन से करना पॉसिबल नहीं था। जैसे कि वो जो साड़ीज़ होती थी उस पर बॉर्डर बनाना और पैटर्न मेकिंग करना, वो मशीन में प्रोड्यूस करना उस समय इम्पॉसिबल था। तो इस वजह और उन कपड़ों का बहुत मांग भी था। तो अभी भी हम कह सकते हैं कि ऑल्दो बहुत सारे जो वीवर्स और टेक्सटाइल मेकर्स थे वो अपनी जॉब खो चुके थे, लेकिन फिर भी एक सेक्शन जो था टेक्सटाइल मेकिंग का, टेक्सटाइल प्रोडक्शन का, वो जो अभी तक क्या था, अछूता था इस डिक्लाइन से, ठीक है। क्यों अछूता था? बिकॉज कुछ ऐसे प्रोडक्शन ऐसे थे जिनको मशीन में प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता था। जैसे सोलापुर की साड़ी, अभी सोलापुर आपने नाम सुना होगा, सोलापुर की जो साड़ी काफ़ी फेमस होती है, ठीक है। अब बाद में क्या होता है, हमने देखा कि इसी में हमें ये भी पढ़ना है कि जो इंडिया का नेशनल मूवमेंट स्टार्ट होता है और हमारे जो मार्केट है वो ऑलरेडी अब कॉटन से, बट कॉटन जो है वो इंग्लैंड से आता है, उसी को अधिकतर लोग लगभग 80% लोग उसी को पहनते हैं। इस वजह से क्या हो रहा है कि हमारे जो मार्केट है, हमारा जो भारतीय मार्केट है, उसमें किसके खरीदार हैं? इंग्लैंड के कॉटन के खरीदार हैं। भारतीय कॉटन का कोई भी खरीदार नहीं है, जिसके वजह से भारत में गरीबी बढ़ रही होती है। तो महात्मा गांधी इसको एक तरीके से पॉइंट आउट करते हैं और लोगों से अर्ज करते हैं कि आपको स्वदेशी अपनाना चाहिए और आपको खुद से बनाया गया स्वदेश में बना हुआ कपड़ा यूज करना चाहिए, ठीक है। और इसीलिए वो लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि आप लोग फिर से चरखा चलाना शुरू करो, स्पिनिंग वर्क शुरू करो। स्पिनिंग करोगे तो बहुत सारे लोग रोजगार पाएंगे, स्पिनिंग करके कपड़ा बनेगा और कपड़ा बनने के साथ आपका जो कपड़े की आपूर्ति होती है वो भी पूरी हो जाएगी और लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा। और इस तरीके से अंग्रेजों का जो मार्केट है वो इंडिया में डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इस तरीके से जो खादी था, खादी हमारे इंडियन नेशनलिज्म का सिंबल बन गया, ठीक है, नेशनलिज्म का सिंबल बन गया। और चरखा जो था जिससे खादी बनाया जाता था, वो चरखा को हमने ट्राई कलर पे पुट कर दिया। ऐसे देखा ही होगा आपने ये वाला फिगर, चरखा को हमने ट्राई कलर पे पुट कर दिया और यही अब हमारे नेशनलिज्म का क्या बन गया, सिंबल बन गया, खादी। और ये गॉट इट, समझ गए? इतनी बात समझ गए? ओके। अच्छा ये बताओ, जो लोग जॉब छोड़े थे, जो जिनका जॉब छूट गया था व्हेन दे वर वीवर्स, और जब वीविंग ख़त्म हो गई थी भारत में पूरी तरीके से, तो क्या वो लोग कौन सा जॉब फिर स्टार्ट किए? कौन सा जॉब स्टार्ट किए? उन्होंने स्टार्ट किया एग्रीकल्चरल लेबरर बन गए, प्लांटेशन का काम करने के लिए विदेश चले गए, मतलब अफ्रीका वगैरह में चले गए, ठीक है। और आर्मी में अपने आप को वो करने लगे। गॉट इट। अब हम पढ़ेंगे मिल्स के बारे में। तो भारत में मिल की जो स्थापना होती है, पहली मिल कॉटन मिल जो बनती है, फर्स्ट कॉटन मिल जो है भारत में कब बनता है? 1854 बॉम्बे। कब? बॉम्बे 1854 ना, यस 1854 बॉम्बे में फर्स्ट कॉटन मिल वाज स्टैब्लिश, या फिर ऐसे लिख लो सेटअप किया गया, ठीक है। अब ये बॉम्बे में इस समय भारत में टेक्सटाइल इंडस्ट्री डिक्लाइन कर रही है, तो एकाएक ये मिल कैसे खुल गया? ये मिल एकाएक कैसे खुल गया? तो ये देखो हमारा ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है, ठीक है, यहाँ पे बॉम्बे है। पहले जो कॉटन या फिर जो इनका टैक्स वो था, इनका इंपॉर्टेंट पोर्ट था 17वीं सेंचुरी में, कौन था? सूरत था।
लेकिन इसको इन्होंने शिफ्ट करके कहाँ ला दिया, बॉम्बे ला दिया। और ये जो बॉम्बे है ना, ये किससे करीब है, ये उस रीजन से करीब है जहाँ पे ब्लैक सॉयल मिलता है, ब्लैक सॉयल विच इज द इम्पॉर्टेंट सॉयल वेयर कॉटन कल्टीवेटेड, जहाँ पे कॉटन का कल्टीवेशन होता है, और इससे ये सबसे ज़्यादा करीब है। तो बताओ यहाँ से प्रोड्यूस होकर जो माल इंग्लैंड जाएगा तो क्या यहाँ के लोगों को ये कच्चा माल नहीं मिलेगा, मिलेगा। बस इसके लिए क्या होना चाहिए, आपके पास पूंजी होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए। तो इस समय भारतीयों के पास, कौन से भारतीय हैं जिनके पास पूंजी होती है, तो उस समय जो गुजराती लोग हैं, कौन, गुजराती और जैन, ये लोग चाइना में व्यापार करके बहुत सारा पैसा कमा के रखे होते हैं। इस पैसे का इस्तेमाल करके ये लोग फैक्ट्री खोलते हैं, कॉटन मिल फैक्ट्री। इसका क्या फ़ायदा है, इनको रॉ मटेरियल काफ़ी जल्दी मिल जाएगा यहाँ से, और इंडस्ट्रियलाइजेशन में मशीन वगैरह सेटअप कर लेते हैं, पैसा इनके पास है ही। अब यहाँ से भारत का कॉटन मिल इंडस्ट्री स्टार्ट होता है। 1854 में बॉम्बे में फर्स्ट कॉटन मिल सेटअप होती है, और इसके बाद से देखते ही देखते 1900 तक केवल मुंबई में 84 मिल्स की सेटअप हो जाती है। 84 मिल यहाँ पे इस्टेब्लिश हो जाते हैं। 54 में पहला मिल बनता है और 1900 में 84 मिल्स सेटअप हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे, बॉम्बे में। ठीक है, क्यों यहाँ पे सेटअप होने का क्या रीजन है, बिकॉज ये जो ब्लैक कॉटन ट्रैक्ट है उससे बहुत नज़दीक है, और यहाँ से आसानी से क्या मिल सकता है लोगों को, रॉ मटेरियल, कॉटन का रॉ मटेरियल मिल सकता है, कॉटन को उगाया जाता है। ओके, अब धीरे धीरे ये बढ़ता है, और उसके बाद से जब आप देखोगे तो ये सूरत, कानपुर, पटना, लखनऊ, हर जगह पर अब मिल सेटअप होना स्टार्ट हो जाता है। तो हम कहेंगे कि पहला मिल जो है 1861 में खुलता है सूरत में। गुजरात में पहला मिल को हम कब खुलता है, 1861 में। याद रखना, भारत में पहला मिल कब खुला, 1854 में, और गुजरात में पहला मिल कब खुलता है, 1861 में। और इसके साथ धीरे धीरे भारत में भी कपड़े बनने स्टार्ट हो जाते हैं मशीन से। हाथ से तो बन ही रहे थे, मशीन से कपड़े बनने स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन इसके लिए अभी भी इनके जो कपड़ों का सेल है उसके लिए काफ़ी मेहनत करनी है, क्योंकि पहले से ही भारत का जो मार्केट है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। आपको याद रखना है, भारत का मार्केट ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो इसको बिकने के लिए क्या है, इन फैक्ट्रीज में जो कपड़े बनेंगी उसको बिकने के लिए मार्केट भी चाहिए। तो अभी कुछ दिन तक स्ट्रगल करना पड़ेगा। फर्स्ट 2 और 3 डिकेड ये जो फैक्ट्रीज हैं वो काफ़ी स्ट्रगल करती हैं, लेकिन कहते हैं ना, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। भगवान भी एक तरीके से इनको मदद करते हैं, और फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हो जाता है इन 1914। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रेकआउट हो जाता है, और यहाँ पे जितनी भी कॉलोनियल कंट्रीज होती हैं अपना सारा पावर झोंक देती हैं इस वॉर को जीतने के लिए। चाहे वो रशिया हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, सारे लोग यहाँ पे अपना पैसा झोंक देते हैं। अब जितना भी प्रोडक्शन होता है वो ये वर्ल्ड वॉर में जाने लगता है। अब यहाँ से क्या होता है, इंग्लैंड के जो कपड़े आने होते हैं भारत में वो आना बंद हो जाता है। तो भारत का एक मार्केट 1914 के बाद से भारतीय मिल को उसका अपना मार्केट मिल जाता है, क्योंकि अब वर्ल्ड वॉर की वजह से इंग्लैंड से कपड़े यहाँ पे नहीं आएंगे भारत में, बिकॉज उनको सारा सप्लाई कहाँ पे देना होता है, वर्ल्ड वॉर के सैनिकों के लिए। ठीक है, दूसरी, इंग्लैंड वाले भी कहते हैं भारतीय मिल ओनर से कि आप लोग कपड़ा बना के कहाँ भेजो, वर्ल्ड वॉर के सैनिकों के पास भेजो। तो देखो, इनको इंटरनेशनल मार्केट भी यहाँ पे मिल गया भाग्य से, और अपना मार्केट भी मिल गया। इस तरीके से हमारी जो ये कॉटन इंडस्ट्री है इसकी गाड़ी चल पड़ती है। गॉट इट, समझ गए कैसे डिक्लाइन हुआ और कैसे फिर से उठता है। भारत की जो आयरन इंडस्ट्री है ना, सबसे ज़्यादा ग्रो करती है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय में। वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में मुझे लगता है इतना ही रहने देते हैं। थोड़ा सा और कुछ आपको हम बता दें, इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें ऑलमोस्ट सब चीज़ मैंने कवर कर लिया इसके बारे में। ठीक है, मिलिट्री सप्लाई के लिए 1914 में जब पूछा जाता है भारतीय मिल ओनर से कि क्या आप सप्लाई करोगे, तो ऑफ कोर्स इन्होंने सप्लाई करना शुरू कर दिया, और यहाँ से भारतीय कॉटन मिल इंडस्ट्री फिर से एक बार रिवाइव हो जाती है। इसी तरीके से
हम देखेंगे कि कैसे हमारा आयरन इंडस्ट्री उस समय 18 सदी से पहले कैसा था, 18 से 19वीं सदी तक डिक्लाइन होता है और फिर से वर्ल्ड वार स्टार्ट होता है, और कैसे हमारा कॉटन इंडस्ट्री आयरन इंडस्ट्री भी वर्ल्ड वॉर में मशीन सप्लाई करने के लिए, रेलवे के लिए इक्विपमेंट सप्लाई करने के लिए आगे बढ़ता है। और इसी के साथ ओनली, ठीक है, चलो तो थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं क्योंकि अभी वीडियो में काफ़ी बाकी है। आपको ये सब चीज़ें समझ गई, कुछ फैक्ट्स हैं, इसको याद कर लेना। 1854 में पहला बॉम्बे में कॉटन मिल सेटअप होता है। क्यों होता है बॉम्बे में, इसका रीजन मैंने आपको बताया। फिर सूरत में स्टार्ट हो जाता है और फिर कानपुर, बंगाल, पटना, सब जगह पर स्टार्ट होता शुरू हो जाता है, ठीक है, गॉट इट। और उसके बाद से इसको अपना बाजार भी मिल जाता है कुछ दिन संघर्ष करने के बाद से, गॉट इट। ये था हमारा क्या, कॉटन इंडस्ट्री का डिक्लिनेशन, पॉपुलैरिटी, डिसपॉपुलैरिटी एंड फिर रिवाइवल, गॉट इट, समझ रहे हो। अब आते हैं हम आयरन इंडस्ट्री में, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो आयरन इंडस्ट्री भारत की जो थी उस समय दुनिया में वन ऑफ द लीडिंग आयरन इंडस्ट्री थी बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले इसी आयरन इंडस्ट्री के वजह से, मतलब जिस तरीके का आयरन बनाया जाता था भारत में, इसी आयरन का यूज करके जो टीपू सुल्तान का वो बना हुआ था, तलवार बनी हुई थे, उसने कई बार अंग्रेजों को हराया था। याद है ना आपको मैसूर वॉर में। तो उस अंग्रेज, जब टीपू सुल्तान की मौत होती है तो उसके तलवार को ये लोग क्या करते हैं, कवर कर लेते हैं। उसके तलवार को ये कवर कर लेते हैं और इसकी जांच करते हैं कि आखिर इस तलवार में क्या है, किस तरीके से बनाया गया। तो ये पाते हैं कि इस तलवार में जो आयरन लगाया गया है, इसमें एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कार्बन को ऐड किया गया है। किस पैटर्न में, तो वाटर फ्लोइंग पैटर्न में इसको ऐड किया गया, जिसके वजह से इसके जो एज हैं, इस तलवार की जो एज है वो काफ़ी हार्ड और काफ़ी शार्प होती थी। और ये इतनी ताकतवर तलवार होती थी कि वो जो लोहे का आर्मर्स होता है, जो ढाल होता है, उसको भी टीपू सुल्तान की तलवार क्या करती थी, आसानी से चीर सकती थी, इतना हार्ड होता था, ठीक है। तो भारतीय आयरन इंडस्ट्री को स्टडी करने के लिए, भारतीय आयरन के मैन्युफैक्चरर से बनाई गई जो तलवार वगैरह थी, उसको माइकल फैराडे ने भी 4 साल तक उस पर टाइम स्पेंड किया था। और स्टडी करने के बाद से उन्होंने बताया था कि इसमें एक अजीब तरीके का टेक्नोलॉजी लगा हुआ है और इसमें कार्बन को इस तरीके से ऐड किया गया है जिससे इसका जो एज निकलता है वो काफ़ी शार्प और काफ़ी हार्ड होता है, ठीक है। इस तरीके से हमारा आयरन जो था फेमस था पूरी दुनिया में। ये क्वालिटी थी हमारे आयरन की, ठीक है। हमारा आयरन इंडस्ट्री इस तरीके से आगे बढ़ रहा था। लेकिन बाद में अंग्रेजों ने क्या किया, जो भी फर्नेस भट्टियां थी, आयरन देखो कैसे निकलता है, कैसे ये ओर से निकलता है। आयरन कैसे निकलता है, आयरन ओर से निकलता है। तो उसको लोग जाके आइडेंटिफाई करते थे कि कहाँ पे आयरन ओर्स हैं, कहाँ पे आयरन ओर है, उसको निकालते थे और फिर उसकी स्मेल्टिंग की जाती थी। स्मेल्टिंग का मतलब भट्टी में ले जाकर, फर्नेस में ले जाकर हाई टेम्परेचर पर उसको क्या किया जाता था, मेल्ट किया जाता था। और मेल्ट करने के बाद से उसका जो प्योर आयरन होता था उसको ये लोग निकाल लेते थे और उस आयरन को फिर से प्रोसेस करके उसकी जो भी इक्विपमेंट्स बनानी होती थी बनाते थे, बाई एडिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ कार्बन। कार्बन को ऐड करके आयरन को और भी ज़्यादा शार्प और भी ज़्यादा मजबूत बनाया जाता था। दिस वाज द ग्लोरी ऑफ इंडियन आयरन इंडस्ट्री। फिर ये कैसे डिक्लाइन होती है और फिर कैसे रिवाइव होती है वो हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बी हैप्पी, बाय बाय।